आलोपी महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखा हुआ एकांकी है। इसका सारांश यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रही हूँ। महादेवी वर्मा के यादों में आलोपी से जुड़ी हुई कथा दुख से भरी हुई गीत के समान था। वैशाख के गर्मी का समय था। लेखिका अपने विद्यार्थिनियों के उत्तर पत्रिकाओं का परीक्षण कर रहे थे। उनका छोटा सा घर गर्मी की वजह से कुम्हार का देहाती आवा बन गया था और आधुनिक कारखाने के जैसे खिड़की और दरवाजे हवा के कारण खुलते बंद हो रहे थे। दिन का तीसरा पहर था। बाहर से किसी की आवाज़ सुनाई दी। छात्रावास के सब नौकर चाकर अपनी कोठरी में विश्राम कर रहे थे। लेखिका को अपने काम के बीच में से उठना पसंद नहीं था, लेकिन उन्हें अपनी माँ की सिखाई हुई सीख याद आ गई कि अतिथि सत्कार से ही हमारी शिष्टता का परिचय मिलता है। उन्होंने यह भी कहा था कि हमारी शिष्टता की परीक्षा घर आने वाले बड़े लोगों से नहीं, बल्कि हमारी दया के लिए हाथ फैलाने वाले भूले भटके भिखारियों के उपचार करने से होती है। इन्हीं बातों को याद करते हुए महादेवी वर्मा उठकर जब तक दरवाजे के पास आई तो गर्मी से बचते हुए दो आकृतियाँ नीम के पेड़ की छाया का सहारा ले रहे थे। लेखिका उन्हें पास बुलाती है तो उनमें से एक 11-12 साल का लड़का था। दुबला पतला, शरीर पर फटा हुआ कपड़ा पहना था। उसने अपने हाथों से लकड़ी का छोर पकड़ा हुआ था। उस लाठी के दूसरे छोर को अंधा लड़का पकड़ा हुआ था। उसका नाम आलोपी था, जो 23 साल का था। वह भी मैली धोती पहना हुआ था। महादेवी वर्मा जी के पास आकर आलोपी सिर ऊपर करते हुए नमस्कार करता है। उसका सारा शरीर धूल से सने हुए थे। आलोपी का पूरा नाम आलोपी दीन था। उसके पिता बहुत दिनों तक इंतज़ार करने के पश्चात आलोपी देवी से याचना किया था। उन्हीं की कृपा से यह अंधा बच्चा मिला था। उसके पिता तो गुजर गए थे, लेकिन उसकी माँ टोकरी में तरकारी लिए हुए गलियों में फेरी लगाती थी। जवान बेटे आलोपी को यह बात खटक रही थी। इसी कारण से वह अब महादेवी वर्मा जी से काम मांगने आया था। महादेवी वर्मा जी के पूछने पर कहता है कि उसे एक ताऊ पता है जो सस्ते में ताज़ा तरकारियाँ देंगे। उसे रघु की सहायता से छात्रावास ले आएगा। महादेवी वर्मा उसकी बातों को मान जाते हैं और तरकारी लाने की जिम्मेदारी आलोपी को सौंप देते हैं। रघु आलोपी का फुफेरा भाई था, जिसकी सहायता से वह अपना काम शुरू कर देता है। आलोपी महादेवी वर्मा जी के प्रति आदर प्रकट करता था। बख्तिन से नीम के पेड़ तले खड़े होकर पूछता था कि गुरुजी को कौन सी तरकारी पसंद है। वह छात्रावास के बालिकाओं को बेर और अमरूद लाकर देता था। उसे उन बच्चों में उसकी मरी हुई चचेरी बहन का याद आता है। वह तरकारी को छू कर ही वज़न नाप लेता था। तोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वह महीना पूरा होने पर पैसे लेने की बात कहता है तो हिसाब रखने की कठिनाई के बारे में लेखिका के कहने पर उस जिम्मेदारी को आलोपी ही ले लेता है। और वह यह भी कहता है कि वह 10 तक पहाड़ी जानता है और छात्रावास की मेट्रन भी तो हिसाब रखने की बात कह देता है। आलोपी छात्रावास में स्थित बच्चों के लिए जो फल लाता था, उस बात के लिए कॉलेज के पास फल बेचने वालों ने महादेवी वर्मा से शिकायत भी की, लेकिन आलोपी ने समझाया कि वह तो कॉलेज के समय आता ही नहीं है। और यही नहीं, बल्कि उसने यह भी कहा कि उसे तो बेर और अमरूद मुफ्त में मिल जाते हैं।
आलोपी के कर्तव्यपरायणता की तो जवाब ही नहीं थी। चाहे सर्दी हो, गर्मी हो या बारिश, वह कभी भी अपने काम से पीछे नहीं हटता था। वह नियमानुसार तरकारी लाने का काम बड़ी शिद्दत से करता था। एक बार हिंदू मुस्लिम भाइयों के बीच दंगे हो रहे थे। सुनसान जगह से आलोपी रघु को साथ लिए हुए पहले से दुगनी बड़ी टोकरी में कुछ ज्यादा ही तरकारियां ले आया था। इस बात पर लेखिका महादेवी वर्मा उसे हृदय से अंधे हो क्या कहकर डांटा था। उसे मेट्रन से पता चला था कि भंडार घर में अचार खत्म हो गए थे, इसलिए उसने दो तीन दिन के लिए तरकारी लाया था। उसे वहाँ रोक कर रखना भी असंभव था, क्योंकि उसकी बूढ़ी माँ की रक्षा का भार उसी पर था। आलोपी के मन में महादेवी वर्मा के प्रति आदर तथा सम्मान था। वह जब भी छात्रावास आता तो बिना भूले बरामदे की ओर मुड़कर नमस्कार करता था। एक बार महादेवी वर्मा बीमारी के कारण बरामदे में न बैठते हुए अपने कमरे में ही रहने लगी थी, तो इससे अनजान आलोपी नमस्कार करते हुए गुरुजी के नाराज होने की बात बताया तो उत्तर में उसकी बीमारी के बारे में पता चला। आलोपी महादेवी वर्मा जी से मिलकर उन्हें आलोपी देवी की विभूति भी लाकर देता है, जिससे वे जल्दी ठीक हो जाए। आलोपी की हालत अब सुधारने लगी थी। महादेवी वर्मा के यहाँ काम करते करते 3 साल हो गया था। अब वह महीने में 70 रुपये तक कमा लेता था। आलोपी अब दिखने में दुबला पतला नहीं था, बल्कि हृष्ट पुष्ट हो गया था। अब वह सिर पर साफा बांधने लगा था। रघु से पता चला कि उसकी माँ जमीन पर पैसे गाड़ कर रखे हुए हैं। कुछ दिन बाद भक्तिन से पता चला कि आलोपी अपना घर बसा रहा है। आलोपी की पत्नी चालाक औरत थी। वह तो अपने 2 पतियों को मुक्ति दे चुकी थी। उसे पैसों के बारे में बात करना अच्छा लगता था। आलोपी की माँ अलग घर में रहने लगी थी। आलोपी की शादी हुए 6 महीने भी नहीं हुई थी। इसी बीच में गाड़े हुए सब पैसे लेकर उसकी चालाक पत्नी भाग गई थी। पहले तो आलोपी को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और आस पड़ोस रहने वालों ने सलाह दी कि वह पुलिस वालों के पास जाकर रिपोर्ट लिखवा दे, लेकिन आलोपी इस बात को भी इनकार करते हुए इसी चिंता में बीमार पड़ गया। अब वह लोगों से बहुत ही कम बोलने लगा था। उस घटना के बारे में कोई पूछे तो लज्जित हो जाता। इसी कारण से महादेवी वर्मा ने उससे इसके बारे में पूछना उचित नहीं समझा। उसकी माँ ने तो उसे क्षमा कर दी थी, किंतु आलोपी खुद को माफ़ नहीं कर पा रहा था। दशहरे का समय था। एक दिन आलोपी ढेर सारी तरकारियाँ देकर शाम तक मेस में ही बैठा रहा। छात्रावास के बच्चों के साथ भी समय बिताया और जाते समय बरामदे की ओर मुड़कर नमस्कार करते हुए निकल गया। तीसरे दिन रोते हुए रघु ने कहा कि उसका अंधा दादा उसे अकेला छोड़कर किसी अज्ञात लोक में चला गया है। महादेवी वर्मा ने रघु को तो दूसरा काम दे दिया और आलोपी की यादों से बाहर निकलने का प्रयास करने पर भी नहीं हो पाया। वह आलोपी की छाया को नहीं भूल पाई थी। तो यह था आलोपी एकांकी का सारांश।